A very good morning to all of you. My name is Himanshu Singh and I welcome all of you on my channel Dreamers IAS PCS. And we are here with a very sensational topic nowadays going on. It is a very hot topic and we are talking all about, yes, it is Nepal crisis. Yeah. आज आप लोग देख रहे हैं कि नेपाल आग में चल रहा है। चारों तरफ नेपाल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं एंड कहीं ना कहीं हम एक नए या टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग उससे पहले से भी वाकिफ होंगे। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं जेनजीज की। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं जेनजी की। जेनजी बेसिकली अगर कहा जाए तो ये 2000 के आसपास जो लोग पैदा हुए, जितने भी युवा पैदा हुए, जिनकी उम्र अभी 25 साल के आसपास है, 25 साल से 30 साल, या आप कह सकते हैं मोटा मोटा कि 21 साल से लेके 30 साल तक जिनकी उम्र है वो जेनजीज कहला रहे हैं। और मेनली ये प्रोटेस्ट जो है जेनजीज ही कर रहे हैं नेपाल में। उन्होंने नेपाल में पहले तो शांतिपूर्ण ढंग से बहुत प्रयास किया, लेकिन बाद में वो पूरा का पूरा प्रोटेस्ट जो है वॉयलेंट हो गया। जी हाँ, आइए हम शुरुआत करते हैं कि एक्चुअल में वहां पे क्या हुआ था। अगर हम बात करें न्यूज की, तो न्यूज की हेडलाइंस क्या थी? 8 सितंबर 2025 को न्यूज में हेडलाइन थी कि गवर्नमेंट ने सारी सोशल मीडिया साइट्स पे, लगभग 26 के आसपास सोशल मीडिया साइट्स पे नेपाल की गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया था। उसके बाद न्यूज आया कि नेपाल के यूथ्स जो हैं रोड पे आ गए हैं और उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, खासकर जेनजीज ने। जी हां, उसके बाद वहां की पॉलिटिकल पार्टीज जो भी रूलिंग पार्टी है अभी वहां पे, मेनली वो कोई एक रूलिंग पार्टी नहीं बल्कि एक कोएलिशन गवर्नमेंट है। जी हां, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पर है वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट है। 3-4 पार्टियों का सपोर्ट लेकर वो सरकार में है, जहां प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। 2024 में ये चुनाव में जीते और चौथी बार इन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। जी हां, उसके बाद इस पूरे कार्यवाही के बाद जब प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं तो रिपोर्ट्स आ रही हैं 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं पॉलिटिकल पार्टी जो कि अभी रूलिंग पार्टी है, उसके 2/3 से ज्यादा मेंबर्स ने बोला कि पीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने खुद की पार्टी के पीएम को ही मांग करी और अभी रिसेंटली पीएम ने, केपी शर्मा ओली साहब ने इस्तीफा दे दिया और वो वहां से गायब हो चुके हैं बहुत पहले ही। और मैं बता दूं, जितने भी जेनजीज हैं उन्होंने नेपाल के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के घरों पर भी अटैक किया, गवर्नमेंट बिल्डिंगों पर भी अटैक किया, आगजनी भी हुई। और कहीं ना कहीं अगर आप आज का अखबार देखेंगे तो वहां की जो एक्स चीफ जस्टिस थी सुशीला कार्की मैम, इन्होंने अगर कहा जाए, इन्होंने खुद ने नहीं बल्कि इनके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट की अगर हम इंटरिम पीएम की बात करें तो सुशीला कार्की मैम को इंटरिम पीएम बना देना चाहिए। और अगर हम बात करें काठमांडू के मेयर श्री बलेंद्र शाह साहब की, तो इनके लिए भी मांग चल रही है इंटरिम पीएम बनाने के लिए। ठीक है, और मैं अगर रीसेंट न्यूज की बात करूं तो नेपाल की आर्मी ने पूरा का पूरा चार्ज ले लिया है, बिकॉज पुलिस के कंट्रोल से ये सारी सिचुएशन बाहर हो गई। मैं आपको मेंशन कर देना चाहता हूं कि पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर, मैं कहूं पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर, एसपी रैंक के ऑफिसर जो हैं, उन्हें जला दिया गया भीड़ के द्वारा। और वहीं 5 से ज्यादा स्कूली बच्चों को पुलिस की गोली का शिकार भी होना पड़ा। हम बात करते हैं कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है और क्या रीजन है, क्या मांग है जेनजीज की। तो बात अगर करें हम तो 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का लॉन्च किया गया, लेकिन जेनजीज का कहना है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था वो पूरी तरह से इफिशिएंट नहीं है और सही ढंग से उसका पालन नहीं किया जा रहा। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के इस्तेमाल कर रही हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 2008 के बाद से लगभग 14 पॉलिटिकल पार्टीज के पीएम इंडिया नेपाल में बने हैं और वो सारे के सारे अनस्टेबल थे और किसी ने देश हित में पूरी तरीके से काम नहीं किया। नेपाल के जेनजीज ये भी कह रहे हैं कि हमारा फ्यूचर जो है वो पूरी तरह से अंधकार में है, हमारे रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया गया। और मेन रीजन ये था
26 से ज्यादा सोशल मीडिया साइट्स को नेपाली गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था और इससे नेपाल के लोग, खासकर जेनजीज, बहुत ज्यादा आक्रोशित हो गए। उन्हें यह लगने लगा कि कहीं हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच हमसे छीन तो नहीं लिया जा रहा। और नेपाली गवर्नमेंट इसे बैन करने के पीछे रीजन ये बता रही है कि हमने 4 सितंबर लास्ट डेडलाइन दी थी ये जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं इन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, टिकटॉक, ये सारी की सारी एप्लीकेशंस थी। ठीक है, वहीं हम अगर बात करते हैं तो नेपाल के जेनजीज ने यह भी कहा कि नेपाल में नेपोटिज्म और नियो बेबीज का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नेपाल के पॉलिटिशियंस और बड़े अधिकारी अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन का इंतजाम कर रहे हैं, उन्हें फॉरेन भेज दे रहे हैं और जितनी भी गवर्नमेंट की पोस्ट हैं, हायर पोस्ट हैं, पॉलिटिकल पोस्ट हैं, उन पे सब में पॉलिटिशियंस के बच्चे ही आ रहे हैं और सामान्य नेपाली युवाओं के लिए कोई स्कोप नहीं बचा है। इसके लिए भी नेपाल के जेनजीज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं मैं अगर बात करूं नेपाल के इतिहास की, नेपाल के डेमोक्रेसी की, तो 2008 में नेपाल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई थी। 2006 में नेपाल के शाही परिवार के राजा किंग जो ज्ञानेंद्र थे, किंग ज्ञानेंद्र की मैं बात कर रहा हूं, किंग ज्ञानेंद्र ने इस्तीफा दिया और नेपाल में लोकतांत्रिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट 2008 में आई। जी हां, मनीषा कोइराला के पिताजी भी नेपाल के शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री रह चुके हैं। जी हां, उसके बाद से 2008 के बाद से लगभग 14 से ज्यादा प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन नेपाली जेनजीज का कहना है, युवाओं का कहना है कि वो सारे के सारे प्रधानमंत्री इनएफिशिएंट थे और नेपोटिज्म के मेन रीजन, मेन कॉज भी वही थे। यहां फोटो में देख सकते हैं, ये नेपाल के राजा हैं ज्ञानेंद्र, और नेपाल के राजा अपनी पत्नी के साथ गोरक्षनाथ पीठ में गए हुए हैं दर्शन करने के लिए। आप फोटो देख सकते हैं। मैं मेंशन कर देना चाहता हूं, नेपाल की रॉयल फैमिली गोरक्षनाथ पीठ की बहुत पहले से, सैकड़ों साल पहले से अनुयायी है। ये कोई आज की न्यूज़ नहीं है, आज की बात नहीं है। ठीक है, हम अगर बात करें भारत और नेपाल के संबंधों की, दोनों के बीच में टेंशन क्यों आई है, इससे पहले मैं एक चीज और मेंशन कर देना चाहता हूं। ये जो जेनजीज ने इंटरनेट को मेन रीजन बताते हुए प्रोटेस्ट किया, नेपोटिज्म को मेन रीजन बताते हुए प्रोटेस्ट किया, नेपाल के युवाओं का भविष्य खतरे में बोल के प्रोटेस्ट किया है, उसमें मैं आपको मेंशन कर देना चाहता हूं कि नेपाल की आबादी लगभग 3 करोड़ के आसपास की है और 3 करोड़ के आसपास में 90% लोग इंटरनेट का यूज करते हैं और 21% जेनजीज की पॉपुलेशन वहां पे है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, सामान्य मानवी से अगर आप फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, टिकटॉक, ये सारे ऐप्स अगर छीन लेते हैं तो वो इंटरनेट का क्या यूज कर सकता है? उसके किसी काम का इंटरनेट नहीं रह जाएगा, शायद। मैं सामान्य मानवी की बात कर रहा हूं। तो आइए हम लोग वापस से इंडिया और नेपाल के टेंशन्स के बारे में बात करते हैं कि क्या आजकल न्यूज में चल रहा है। आपको याद होगा 13 जून को नेपाली संसद में एक बिल लाया गया था जिसमें लिपू लेक और काला पानी के पूरी टेरिटरी को नेपाल ने अपने टेरिटरी में दिखाया था, जबकि एक्चुअल में वो नेपाली टेरिटरी ना होके इंडियन टेरिटरी थी। ठीक है, उसके बाद नेपाली गवर्नमेंट ने एक प्रतिक्रिया दी थी जब भारत और चाइना के बीच में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई थी। तो लिपू लेक वाला जो रास्ता था वहां से होकर जानी थी और नेपाल ने यह क्लेम किया कि इंडिया हमारी टेरिटरी का यूज कर रहा है, हमारी टेरिटरी में घुस रहा है। नेपाल ने यह भी ब्लेम दिया था। और मैं बता दूं, कुछ टाइम पहले नेपाल ने अपनी करेंसी में भी लिपू लेक, काला पानी, ये सारा एरिया खुद में दिखाया था और पिछले 3 सालों से कहीं ना कहीं नेपाली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो प्रो चाइना पॉलिसी हैं और इंडिया के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी की जा रही है। बिकॉज इंडिया ने नेपाल की हर मुमकिन सहायता करी, हर जगह सहायता करी, हर चीज से सहायता करी। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तक के लिए नेपाल पूरी तरीके से इंडिया पे डिपेंडेंट है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल के रास्ते नेपाल से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। और मैं एक चीज और मेंशन कर देना चाहता हूं कि अभी तक नेपाल के सिविल सर्वेंट्स, ब्यूरोक्रेट्स, उनकी सबकी ट्रेनिंग हमारे यहां ही होती थी, इंडिया में होती थी, इंडियन इंस्टीट्यूशंस में ही होती थी। नेपाल के
50% लोग लगभग, जी हां, नेपाल के लगभग 50% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया पे डिपेंडेंट है। नेपाल का 20% से ज्यादा युवा भारत में आकर रोजगार के साधन ढूंढता है। इतना सब होने के बावजूद नेपाल के प्रधानमंत्री भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत हमारे लिए साजिश कर रहा है कि हम सत्ता से हट जाएं, हम पावर से हट जाएं, लेकिन भारत ने इस चीज को कंडेम किया है। आप देख सकते हैं योगी जी के और मोदी जी के पोस्टर्स भी नेपाल में लेकर घूम रहे हैं लोग। और ये देख सकते हैं हमारे योगी जी जो हैं वो एक सभा को, एक मीटिंग को नेपाल में संबोधित भी कर रहे थे। ठीक है साहब, हम लोग, अगर आप लोग सोच रहे थे ये लिपू लेक, काला पानी, लिम्पुधुरा, ये क्या था, ये क्या कंट्रोवर्सी थी, उसकी बात करते हैं। ये देखिए आप, नेपाल का नक्शा आप लोग देख रहे हैं। मैं मेंशन कर देना चाहता हूं, 1816 में एक ट्रीटी हुई थी, संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली जिसे कहा गया था, इंडिया और नेपाल के बीच में। और उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, यानी कि ब्रिटिशर्स और नेपाल के बीच में ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी, जिसके तहत यह बात हुई थी कि ये जो रिवर है, काली रिवर जो है, अगर हम काली रिवर के पूरा का पूरा ईस्टर्न पोर्शन की बात करें, ईस्टर्न पोर्शन की अगर बात करें तो वो नेपाल का होगा, और वेस्टर्न पोर्शन की बात करते हैं तो वो इंडिया का होगा। जी हां, लेकिन नेपाल कह रहा है कि अच्छा, ये जो आपके सामने मैप है ये भारत का नक्शा है, भारत ने इसे जारी किया है। नेपाल कह रहा है कि भारत जो ये रिवर जो है, काली रिवर जो है, जहां से इसकी शुरुआत हो रही है, ओरिजिन जहां से हो रही है काली रिवर की, ये मेनली यहां से नहीं हो रही बल्कि यहां से हो रही है। और अगर इस रिवर का ओरिजिन यहां से है तो काला पानी, लिपू लेक, लिम्पुधुरा, ये सारी की सारी टेरिटरी नेपाल की है। अरे भैया, नेपाल 1816 से लेकर अब तक, 3 साल पहले तक, 2 साल पहले तक आपने तो कुछ नहीं बोला, कोई एक्शन नहीं लिया था। उस टाइम तो आपने कोई बात नहीं करी। फिर ये जब आपके अंदर चाइना का प्रेम उमड़ पड़ा, चाइना आपके साथ हो गया, तो आप इस तरह के दावे क्यों कर रहे हैं? आप बताइए, आपके पास कोई जवाब है? अरे भैया, लिम्पुधुरा, लिपू लेक, काला पानी, ये तो हमारा ही हिस्सा था ना। और मैं बता दूं आप लोगों को, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा स्टार्ट हुई है उत्तराखंड के रास्ते से भारत और चाइना के बीच, अगर हम चाइना ना कह के उसे तिब्बत कहें तो शायद ज्यादा बेहतर रहेगा, नेपाल कह रहा है कि लिपू लेक, लिम्पुधुरा जहां से यात्रा होकर जा रही है वो हमारी टेरिटरी है। भैया, आज से 2 साल पहले आपने क्यों नहीं कहा ये सब चीजें? मतलब 100 साल से ज्यादा पहले से आप क्यों नहीं बोल रहे हो, जब हम लोग उसे यूज कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली? आपका चाइना का प्रेम है सर। ठीक है साहब, हम इसके आगे की बात अगर करते हैं तो अगर भारत और नेपाल के संविधान में सिमिलरिटी की बात करते हैं तो 2015 के बाद से नेपाल भी अपने आप को सेकुलर स्टेट बोलने लगा। अपने आप के यहाँ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की भी बात नेपाल करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद नेपाल में भी बाई कैमरल सिस्टम है। नेपाल में भी राष्ट्रपति को नॉमिनल हेड ही कहा जाता है। रियल पावर जो है वहां के प्रधानमंत्री के पास होती है, और 18 साल से ऊपर के लोग वोट दे सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे लॉज जो है वो नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन ने भी अपनी बुक में लिखी, लेकिन वो पूरी तरह से इंडिया को कॉपी नहीं कर पाया। और वही एक रीजन था कि नेपाल के युवाओं का भविष्य वास्तव में खतरे में आ गया, जिसकी वजह से नेपाल के जेनजीज आज आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा का पूरा सिनारियो, पूरी की पूरी बातें समझ में आई होगी। और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि नेपाल चूंकि हमारा पड़ोसी देश है, और नेपाल को अगर कुछ होता है, कोई क्षति पहुंचती है, कोई नुकसान पहुंचता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया का भी नुकसान होगा। बिकॉज हिंदुस्तानी और नेपाली लोगों में कोई विशेष अंतर नहीं है, हम उन्हें अपना भाई मानते हैं। और नेपाल हमारे यहाँ से आज से कोई संबंध नहीं है, सैकड़ों साल, हजारों साल पुराना संबंध हमारा नेपाल के साथ है। थैंक यू सो मच ड्रीमर्स आईएएस परिवार को इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू।